तो यार मैंने अभी अटेम्प्ट करा है एसएससी स्टेनोग्राफर का फुल टेस्ट 1। ये 2025 के जो नए मॉक टेस्ट आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, तो इसका जो पहला मॉक टेस्ट है ये मैंने फाइनली अटेम्प्ट कर लिया है। और ये मेरा कुछ स्कोर रहा है। आई स्कोर्ड 147.75 आउट ऑफ 200। मेरे अटैम्प्ट से 189 और परसेंटाइल थी 97.25। तो यार जब आप मॉक्स अटैम्प्ट करो ना, तो जो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी होती है वो होती है परसेंटाइल। अब सपोज आपने 155 स्कोर कर दिया, बट आपकी परसेंटाइल जो है वो 94 है, 95 है, तो समझो कि वो इतना खास स्कोर नहीं है, क्योंकि काफ़ी और बच्चों ने आपसे ज़्यादा स्कोर कराया, यानी कि पेपर का लेवल जो है वो इजी था। और यहीं अगर आपके 142 आए पर आपका जो परसेंटाइल है वो 98 99 रहा, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा एक साइन है कि वो पेपर मुश्किल था, उसके बाद भी आप उसको टैकल कर पाए। और मेरे हिसाब से आप जितने मुश्किल पेपर यहाँ सॉल्व करके जाओगे, जितने मुश्किल पेपर यहाँ फोड़ के जाओगे ना, वहाँ उतना आसान रहेगा। जो कि मेरे साथ हुआ था पिछली बारी में। जो हमारे स्टार्टिंग के जो मॉक्स आए थे 2024 वाले, उसके स्टार्टिंग के जो 2 मॉक्स थे उसमें मेरे 156 और 159 आए थे, जो कि 98 99 परसेंटाइल मेरा बना रहा था। तो मतलब मैं वहाँ पेपर जब देने गया था तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि अगर मुश्किल पेपर आया तो मैं फोड़ दूँगा, और ईजी आया तो और बेटर हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ माइंडसेट बना के जाना। बाकी अब जो अलग अलग मार्क्स हैं वो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। तो अब सीधा डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको पेपर एनालाइज करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका जो मार्क्स की जो इम्प्रूवमेंट है आपको बहुत जल्दी दिखेगी, यानी कि आप सीधा सीधा यहाँ से 12 नंबर का जंप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस भी काउंट करेंगे जो मैंने वैसे तो गलत कर दिए हैं, बट मैं अगर थोड़ा और ध्यान से पेपर करता तो उनको सही कर सकता था। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो मैंने गलत करे हैं, उसके बाद जो मैंने छोड़े हैं, उसके बाद जिसमें मैंने टाइम ज़्यादा लगाया है। ठीक है, सबसे पहले गलत उठाते हैं। तो यार रीजनिंग में मैं मानता हूँ 43.8 कितना बना मेरा। रीजनिंग में जो मेरा स्कोर बना है वो बना है 43.75। तो आई थिंक ये स्कोर कम है मेरा, जो जितना मेरे को रीजनिंग पे अपने कॉन्फिडेंस है, तो काफ़ी कम रहा है ये स्कोर। तो इसका रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहली बात यार, इसमें स्टेटमेंट और ये आर्ग्यूमेंट्स वाले जो हैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे इस बारी, जो कि स्टेनोग्राफी वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ ये है, द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन फोरकास्टिंग लेस रेनफॉल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर्स मानसून। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन था, द गवर्नमेंट शुड मेक आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोवाइड वाटर टू द अफेक्टेड एरियाज, द फार्मर शुड बी एडवाइज टू बी रेडी फॉर द इवेंचुअलिटी। तो मेरे को जो पढ़ के समझ में आया था वो बोथ 1 और 2 था, बट इसमें आंसर है वो है सेकंड, यानी कि इसमें फर्स्ट जो आंसर था गवर्नमेंट शुड मेक आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोवाइड वाटर टू द अफेक्टेड एरियाज, ये गलत था। अब नीचे इसमें आर्ग्यूमेंट्स जगह अरेंजमेंट्स लिख रखा है, तो यानी कि इस चीज़ की वजह से तो इसमें गलत नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि ये जो है ये एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन टाइप नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। कोई ऐसा अजीब सा रीज़न दे रखा है जो कि मेरे को समझ नहीं आया। तो आई थिंक अगर मेरे को दोबारा भी ये क्वेश्चन आता तो मैं यही लगाता। तो ये जो गलत हुआ ये मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे को इसका आइडिया नहीं था कि ये क्यों गलत हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यार ये जो क्वेश्चन था, द सिटी हैज़ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन क्राइम रेट्स ओवर द लास्ट ईयर। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला हमने इस बात का कि पुलिस फोर्स जो है वो इफेक्टिव हो गई है, क्राइम बचाने लग गई है। और जो दूसरा कंक्लूजन था वो है सिटीजन्स नाउ फील सेफर देन दे डिड अ ईयर अगो। तो मेरे को दोनों ही सही लगे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, बट अगेन ये गलत हुआ और इसमें नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 था। तो यार इसका भी मेरे को लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया। हो सकता है इन्होंने आंसर ही गलत मार्क करा हो, क्योंकि सिर्फ 2% बच्चों ने सही करा, और आई थिंक ये उन लोगों ने सही करा होगा जिन्होंने ऐसे ये तुक्के में मार दिया। ठीक है, बाकी इसका लॉजिक मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यार अगर किसी को आया हो तो बता देना, क्योंकि यार एक सिटी है वहाँ पर अगर आपका क्राइम पिछले साल से कम हुआ है तो इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि पुलिस फोर्स ने अपना काम अच्छे से करा है तभी क्राइम रुक गए हैं, और दूसरा ये है कि अब सिटीजन भी थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों कंक्लूजन सही थे, बाकी गलत करें आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अब जो ये क्वेश्चन था ये वाला, ये मैंने गलत कर दिया है, तो इसको समझाने के लिए यार मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोट्स वाले ऐप पे। हाँ, तो यार एक्चुअली इसमें मैंने क्या गलती करी है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अफेक्शनेट जो आपका ये शब्द है, तो इसमें जो आपके जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि AEUIO के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं हमारे उसमें, तो उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो उनको जो रिप्लेस करा जाएगा वो अगले लेटर से करा जाएगा, और जो वोवल्स हैं उसको हम पिछले उससे करेंगे। ठीक है, और जो वोवल्स हैं उसको हम पिछले लेटर से रिप्लेस कर देंगे। तो अफेक्शनेट है, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद वोवल्स ये हो गए। अब इसको हम पिछले से कर देंगे, कॉन्सोनेंट्स को आगे वाले से कर देंगे। इसको हमने पीछे से कर दिया, इसको हमने आगे से कर दिया, इसको हम आगे से कर देंगे, इसको हम पीछे से कर देंगे, IGHI।
इसको हम पीछे से करेंगे, एन इसको आगे से करेंगे, ओ इसको पीछे से करेंगे, इसको आगे से करेंगे, इसको पीछे से करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया। अब इसमें कहा था कि आपका जो ये है ना, इसको आप सारे लेटर्स को जो है अल्फ़ाबेटिकली लगाओ और इसमें फिफ्थ लेटर कौन सा होगा फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैंने क्या करा, मैंने ये वाली लाइन मिस कर दी कि इसको अल्फ़ाबेटिकली लगाना है, और मैंने इसमें से सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ी कि फिफ्थ लेटर कौन सा हुआ आपका लेफ्ट से, तो मैंने इसको करा और इसके उसमें मैंने डी को मार्क कर दिया, जो कि गलत ऑप्शन था। इसको अल्फ़ाबेटिकली लगाना था मैं, डी डी 3 बार डी है यहाँ पर, उसके बाद जी जी आएगा, उसके बाद यहाँ पर जी आंसर आएगा। ये देखो आप यहाँ सॉल्यूशन में भी देखो, तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया। फिर इसको अल्फ़ाबेटिकली लगाया तो हमारे पास आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि 3 बार डी और फिर 2 बार जी है, फिर यहाँ इसकी वजह से आंसर जो हुआ वो डी हो गया। तो ये जो मिस्टेक थी मेरी, दिस वाज द मिस्टेक विच आई कुड अवॉइड। तो आई थिंक यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन जो गलत करा है वो मैं सही कर सकता था। आप काउंट भी करते चलिए, ठीक है। इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ यार, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सही कर सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 34 क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज राम हैव। अब यार ये जो है ना, थोड़ा सा मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो गया था, और ये क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या क्लियर कर रखा है कि साहर जो है वो राम की इकलौती बेटी है, ठीक है। अरे यार कहाँ गए, साहर जो है वो राम की इकलौती बेटी है, सहर या साहर जो भी इसका नाम है, यानी कि बेटी एक ही है। उसके बाद इसमें लिखा है साहिल और सलील, उसके 2 भाई हैं। अब मेरे दिमाग में थॉट आया कि मतलब इसमें 2 भाइयों के बारे में बात तो कर रखी है, पर यहाँ पर ये तो नहीं लिख रखा है ना कि साहिल और सलील आर द ओनली ब्रदर्स ऑफ सहर। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हुआ कि यहाँ पर और भी भाइयों को मेंशन कर सकते हैं, फिर यहाँ पर ये लिख सकते थे कि साहिल और सलील आर द ओनली ब्रदर्स, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसलिए आई थॉट कि दोनों ही जो वो हैं वो इनसफिशिएंट है बताने के लिए कि राम के कितने बच्चे हैं। बट दिस वाज द रॉन्ग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द राइट अप्रोच वाज कि भाई उसमें बता रखा है कि सहर इकलौती बेटी है, साहिल और सलील का मेंशन कर रखा है, यानी कि वही इकलौते भाई है, क्योंकि उन दोनों का ही मेंशन कर रखा है। तो ये दोनों इनफ हैं स्टेटमेंट्स बताने के लिए कि राम के कितने बच्चे हैं। तो मैंने समझा कि यार मैं थोड़ा सा, आप समझ लो, इसमें ओवर एनालाइज कर गया, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। जब वहाँ पर इन्फो दे रखी है कि साहिल और सलील उसके भाई हैं, 2 भाइयों की बात कर रखी है शहर की, और शहर इकलौती बेटी है, भाई में भी दोनों बता दिए। तो आई थिंक दोनों ये सही थी क्वेश्चंस। मेरे को ओनली वाले उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, और 45% लोगों ने सही करा है। तो ये मेरा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, अगर मैं थोड़ा और ध्यान से करूँ तो, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब आते हैं हम 38 पे। अब यार ये क्वेश्चन काफ़ी अजीब सा लगा मेरे को। इसमें मैंने, आपने देखा होगा, 2 मिनट भी लगाए हैं। अ डॉक्टर नर्सेज ओनली द ब्लीडिंग वॉन्ड्स विच आर कॉज्ड बाय बुलेट्स, ठीक है। डॉक्टर उसका इलाज करता है जिसको खून निकल रहा होता है बुलेट की वजह से, जिसको गोली लग के खून निकलता है ना, जैसे गोली लग गई खून निकल रहा है, वही केसेस वो डॉक्टर लेता है। अब एक पेशेंट है नित्या, इसका पता नहीं है उसको कैसे खून निकल रहा है, बस उसको बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि नित्या इज़ नर्स्ड बाय द डॉक्टर, या फिर नित्या डिड नॉट द डॉक्टर डिड नॉट नर्स नित्या। तो अब जो मेरे को समझ में आया है, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट तो सही होनी चाहिए। या तो यार अगर उसके गोली लगी है तो फिर डॉक्टर जो है उसको नर्स करेगा, और अगर उसको गोली नहीं लगी तो नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से यार यहाँ पर ऑप्शंस में आइदर 1 या 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं था। तो मैंने यार फिर मतलब मैंने सोचा कि क्या ही होगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा उसको खून निकल रहा है और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर नित्या को नहीं नर्स करेगा। तो मैंने ये कर दिया था शायद, हाँ यही वाला कर दिया था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ये था। बट इसमें था नाइदर 1 नाइदर 2। तो यार अब ये किस हिसाब से उन्होंने नाइदर 1 नाइदर 2 करा, क्योंकि दोनों में से एक तो होना ही है ना, या तो इलाज करा है डॉक्टर नित्या का या नहीं करा है। तो पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा ना ये अगेन क्वेश्चन के क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो रहा है कि ये सही है या नहीं है। बाकी अगेन इसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, चाहे मैं जितना मर्जी ध्यान दे देता, ठीक है, मैं यही करके आता। तो रीजनिंग से मेरे को पता चला कि मैं 2 क्वेश्चन सही कर सकता था, और 3 क्वेश्चन मेरे फिर भी गलत होते ही होते हैं। तो मेरे 45.25 के करीब बन जाते, नहीं 3 गलत होते ना, हाँ मेरे 45.25 बन जाते फाइनल ना, इसमें जो मेरे अभी 43.75 बने हैं। 1 मिनट। तो रीजनिंग का स्कोर जो है मेरा
वो भी 43.75 है। इसमें अगर 225 कर दे तो 45.25 मेरा स्कोर हो जाता फाइनल, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2.5 नंबर बढ़ जाते हैं। नहीं सॉरी 46 हो जाती। मैं क्या मैथ्स कर रहा हूँ बताओ, मैं कह रहा हूँ कुछ गलत तो लग रहा है मेरे को। 46.25 हमारा स्कोर हो जाता। तो ये हमारा रीजनिंग का होता फाइनली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इंग्लिश की बात करते हैं फिर जीके की बात करेंगे। बाकी रीजनिंग का इसमें आगे और कुछ बताने के लिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि कोई जिसमें ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया हो एवरेज से। ये रहा। वैसे तो मतलब ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया। निक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ हिज कंपनी, इफ़ यू वांट टू पे अ लो प्राइस देन बाय हिज प्रोडक्ट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी गुड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। क्या क्या गारंटी है कि इसकी जो क्वालिटी वो अच्छी होगी? तो ना आपको अगर एक भी आर्ग्यूमेंट मिल जाता है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन या जितने भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ रहे हैं, इसमें आपको एक भी आर्ग्यूमेंट मिल जाता है ना, इसमें आपके जो कंक्लूजन है या फिर उसका इन्फ्रेंस है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर वो गलत साबित हो जाता है तो सिर्फ आपको एक उससे आपको क्लियर हो जाता है कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो दूसरा क्या था, वो सॉरी पहला क्या था, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल। तो इसमें लिखा है कि अगर तुम्हें लो प्राइस पे करना है देन बाय हिज प्रोडक्ट। अब पहले मेरे दिमाग में इसमें डाउट आया था कि हो सकता है कि यार अगर आप अभी खरीद लोगे तो शायद आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, पर अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, ठीक है। बट बाद में मैंने पढ़ा कि इफ़ यू वांट टू पे अ लो प्राइस देन बाय हिज प्रोडक्ट। अगर आपको सस्ते में खरीदना तो उसका प्रोडक्ट खरीदो। तो यानी कि इसका मतलब समझ में आता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल होगा। तो यानी कि कंक्लूजन सिर्फ 1 यहाँ पर सही है, तो ए आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर एवरेज से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, पर नॉर्मल ये क्वेश्चन ही कर लोगे आप। हाँ, अब यार ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप डिफिकल्ट समझ सकते हो। आफ्टर ज्वाइनिंग म्यूनिसिपल कमिश्नर टोल्ड टू पीपल ऑफ सिटी ए, माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज़ टू ब्यूटिफाई दिस सिटी लाइक इंदौर। अब हम सबको पता है कि इंदौर जो सिटी है वो काफ़ी सुंदर है, उसको कई सारे हर साल अवार्ड मिलते रहते हैं, बेस्ट सिटी, ग्रीन सिटी, ऐसे टाइप का, कि वो क्लीनेस्ट सिटी वाला अवार्ड मिलता रहता है उसको। तो इसमें उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर रखी है। अब इसमें आप कैसे कंक्लूजन निकालोगे? द कमिश्नर वर्कड इन इंदौर एंड हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटिफाइंग सिटीज़। अब यार इस बात का तो कोई जिक्र नहीं कर रखा ना, उसने कहा था कि इंदौर जैसे सुंदर बना दूंगा। इसमें ये थोड़ा ना लिख रखा था कि कमिश्नर ने इंदौर में काम कर रखा है। तो सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। पीपल ऑफ सिटी ए आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सिटी। तो ये भी ना मतलब कुछ सेंस बनाता दिख नहीं रहा है यार। लोगों को अपनी सिटी के बारे में तो पता ही होगा ना, वो वहाँ रह रहे हैं कि यार गंदी है सिटी या फिर साफ़ है या फिर उनको ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इन दोनों ही केसेस में मेरे को दोनों ही सही नहीं लगे, तो यहाँ पर मैंने ये करा और मेरा जो कि आंसर सही हो गया। तो थोड़ा सा इसमें ना आपको डर भी लगता है कि यार नाइदर 1 नाइदर 2 लगाने में थोड़ा सा डर भी लगता है। बट अगर आपको देख के पता चल रहा है साफ साफ कि भाई ये तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन लग रहा है, कॉमन सेंस के हिसाब से आप जब चल रहे हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार इसका कोई सेंस नहीं बन रही, तो आप उस हिसाब से अपना ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस से आपको और आइडिया लग जाएगा कि आपकी सेंस कहाँ पर आपको आपका साथ दे रही है और कहाँ पर आपसे धोखा कर रही है। तो यार एक्चुअली कैलेंडर वाले में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि वो चार्ट वगैरह में थोड़ा सा भूल गया, तो मेरे को एक बार रिवाइज़ करना पड़ गया वो सारे टॉपिक। तो उसके लिए मेरे को उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट नॉर्मल क्वेश्चन था ये। यार ये वही अगेन वो वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। इसमें यार जैसे आई एन है ना, आई एन को एन आई लिखना है, सी ओ को ओ सी लिखना है, तो ऐसे करके पूरा बनाना था और फिर लेफ्ट से काउंट करके करना था। इसमें थोड़ा सा मेरे को शायद पता नहीं क्यों टाइम लग गया, इतना लगना नहीं चाहिए था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल है। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरी प्रैक्टिस भी थोड़ी कम है। तो उसका बेसिकली लॉजिक मैंने जो निकाला था वो ये था कि इन सब का जो सम है वो 18 आ रहा था। 7 to 9 ये भी 9, 8 1 9, 6 3 9, 7 to 9, तो फिर 3 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये भी 9 हो जाएगा, तो पूरा 18 ये सम बन रहा था। तो लॉजिक थोड़ा फाइंड करने में कई बार ऐसे में टाइम लग जाता है, ठीक है, मिसिंग नंबर वाले में, तो उसकी प्रैक्टिस करके जाना। अब यार ये जो 11% लोगों ने कर रखा है और मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो इसका भी क्या बेसिक सा लॉजिक क्या है कि मैं आपको करके दिखाया। तो एक्चुअली ऐप पे ऐसे चलता नहीं है ना, ये ऐसे नोट्स लिए नहीं जाते। तो 12 30 20 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
प्लस वही जिसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो हमारे पास 42 आंसर आ गया। तो ये लॉजिक था इसका, ठीक है। बाकी तो आई थिंक इतना इशू होना नहीं चाहिए यार। ये थोड़े स्टेटमेंट्स वाले ना आप ये तो नॉर्मल वाला है, ये वो वाला है जो आप वेन डायग्राम वाला बना के करते हो ना, इसमें मेरे को पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम लग गया। इसमें ट्रायंगल्स गिनने थे इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, ये तो गलती हो गया। ये वाला भी नहीं होना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। इसमें सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये हार्ड है, मरकरी लिक्विड है, तो इसका ये आंसर होगा। हाँ यही है, सॉलिड मेटल्स वो लिक्विड है, ठीक है। पता नहीं मेरे को तो शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन किस बात की हो गई थी, वो पेपर के टाइम में। वही है ना, जब आप पेपर कर रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आपको आती भी होती है ना, आप उसको भी गलत कर देते हो। ये इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पता नहीं क्यों, पर मैं अटक गया था इसमें। तो हाँ ये क्वेश्चन रहा है। बाकी बाकी ऐसा जितना दिक्कत मेरे को हुई नहीं स्टेटमेंट वाले में, मेरे को इसलिए प्रॉब्लम्स ने इतना तंग नहीं करा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो उसको CGL वगैरह के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा तो आइडिया था ही। ऑल दो मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें 2 तो शायद स्टेटमेंट वाली हैं, पर वो उनका लॉजिक तो मैं अभी भी नहीं निकाल पाया हूँ कि उनका आंसर वो क्यों आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के रॉन्ग आंसर्स की पहले, उसके बाद मिसिंग वाले करेंगे। अब यार ये है द मैजेस्टिक मेहगोनी टेबल, इसके साथ जो आगे जो 4 सेंटेंसेस है इसको हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना था। तो यार यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाया द मैजेस्टिक मेहगोनी टेबल बिलोंग्स टू एन ओल्ड किंग हु इज़ नाउ इम्पोवरिश्ड, इतना मैंने पहले बना लिया था। उसके बाद मैंने देखा विच हैड 1 लेग मिसिंग, तो मेरे को लगा यार टेबल के साथ आएगा ये वाला, द मैजेस्टिक मेहगोनी टेबल विच हैड 1 लेग मिसिंग बिलोंग्स टू एन ओल्ड किंग हु इज़ नाउ इम्पोवरिश्ड, तो QPR बन गया। तो मैंने जल्दबाजी में ये लगा दिया, बट जब मैंने इसको एनालाइज करा बाद में पेपर को, देन आई रियलाइज कि यार ये जो ये सेंस बट नॉट समवन सॉरी बट नॉट विदाउट सम प्रॉड, पहली बात तो मेरे को प्रॉड का मतलब नहीं पता। दूसरी बात मेरे को ये थोड़ा सा सेंस बाद में लगा कि यार ये सेंस तो नहीं बना रहा, और द मैजेस्टिक मेहगोनी टेबल इसके बाद बिलोंग्स टू एन ओल्ड किंग ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो PR वाला आता बिलोंग्स टू एन ओल्ड किंग हु इज़ नाउ इम्पोवरिश्ड PR। उसके बाद जो है हमारा जो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो यही लग जाता। तो आई थिंक ये मैं ठीक कर सकता था, बट मैंने गलत कर दिया उस टाइम पे जल्दबाजी में करने में। तो ये एक और हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन हो गया जो मैं सही कर सकता था। इसको ना यार यहाँ ले लेता हूँ मैं। मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट, यार अब ब्लाइंड टू में इसमें इनडिफरेंट लिख रखा है, पर आई थिंक ब्लाइंड टू में तो यार इग्नोरेंट होता है ना, मतलब उनको वो अनदेखा कर देती है अपने बच्चों की गलतियाँ जो होती है, माँ जो होती है। तो इसमें इनडिफरेंट मतलब होता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर इग्नोरेंट मेरे हिसाब से बेटर बनता। बाकी गलत अब हो गया है, तो अब ये तो वही वाली बात हो जाती है कि जब आप गलत करते हो तो आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो सही रहते, तो हो सकता है इसका आंसर इनडिफरेंट हो। बट हाँ अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दोबारा भी अटकेगा तो मैं शायद इग्नोरेंट ऑफ ही करूँ, मतलब क्यों रिस्क लूँगा भाई मैं ज़बरदस्ती। 1-2 क्वेश्चन को मैं अलग से सेंस लगाने के चक्कर में मैं गलत नहीं कर सकता, इससे ना पूरी अप्रोच एग्जाम की गलत हो जाती है। अरे यार इधर आ जा, एक तो ये दिक्कत कर रहा है मैं से, इसको यार हटा ही देता हूँ मैं। मोनिथ कैन हेल्प यू, अब यार ये वाला क्वेश्चन मैं पता नहीं किस सेंस में गलत कराया, मेरे को तो गुस्सा आता था मैंने जब बाद में चेक करा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत करने का मतलब बनता ही नहीं था। मोनिथ कैन हेल्प यू का सीधा होगा यू कैन बी हेल्प बाय मोनिथ, मैंने यू कुड भी पता नहीं किस क्या सोच के कर रहे, तो भाई ये तो साफ साफ बेवकूफ़ी थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 51। ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर, अब यार मैंने अभी ना कुछ मतलब जैसे रिवाइज वगैरह नहीं कर रहा था कुछ भी सिलेबस, तो जब मैं ये स्पीचेस वाले क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे को लगा था मेरे को मतलब इसकी ना प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इसमें अटक रहा हूँ, आज मी, एनक्वायर्ड मी, टोल्ड मी, मतलब इसमें थोड़ी सी इशू आ रहा है मेरे को। और ये वाला भी मैंने पता नहीं किस उसमें कर दिया, ही आज मी हाउ वाज माई मदर। मेरे को ये तो पता था कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बट मेरे को ये मैं भूल गया था कि ये पहले आएगा हाउ माई मदर वॉज या फिर हाउ वाज माई मदर, तो इस चक्कर में मैंने ये कर दिया, बट आंसर ये होना चाहिए था। तो थोड़ा सा और मैं ध्यान देता या फिर मैंने रूल्स थोड़े से रिवाइज वगैरह कर लिए होते ना तो बेटर रहता। तो ये भी अगेन एक मिस्टेक जो मैं अवॉइड कर सकता था। अब पॉसिटी देखो जेन्युइनली इसका मेरे को याद नहीं था, मैंने शायद कभी तो इसको लाइफ में पढ़ा था, इतना तो मेरे को पता था, मैंने ये वर्ड देखा पता, बट मेरे को याद नहीं था, मैंने सिंसियरिटी कर दिया, शॉर्ट फॉल हो गया, तो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द जज हैड टू डैश हरसेल्फ फ्रॉम हियरिंग द केस। अब यार इसमें ना सीधा सीधा मेरे को रिमूव बहुत अच्छा लग रहा था, पर यहाँ पर रिक्यूज़ मतलब मेरे को नहीं पता था, जो कि कई बार क्या होता है कि आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता ना, और बाकी अगर वर्ड सेंस नहीं बना रहे थे तो आप उसको कर देते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे को रिमूव की सेंस लग रही थी, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया था। बट यहाँ पर आंसर रिक्यूज़ है, और यहाँ पर रिक्यूज़ का भी मतलब लिखा हुआ है रेफर टू चैलेंज अ जज और प्रोसिक्यूटर एज अनक्वालिफाइड टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज़, क्योंकि वहाँ पर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, तो यही सही आंसर होना था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप ऑन द बैंड वैगन। तो यार अगेन ये तो बहुत कॉमन है, पढ़ भी रखा है, पता नहीं मतलब मेरे को ना बेसिकली जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है कि मेरे को ऐसा लगा कि जल्दबाजी में काम कर देना, पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि वो होता है ना कि ज़रूरत से पहले कूद जाना, उस काम के ऊपर कूद जाना, उस सिचुएशन को एनालाइज वगैरह ना करना, जो कि मैंने क्वेश्चन के साथ करा। बट ये इसका सही नहीं था, आंसर नहीं था। बैंड वैगन शायद किसी नदी का नाम है, तो इसका आप हिंदी में आप समझ सकते हैं बहती गंगा में हाथ धोना टाइप्स इसका मतलब बनता है कि जो सब कर रहे हैं तो आप भी कर लो। तो डू वट एवरी वन एल्स इज डूइंग, बट मैंने कर दिया था हरी थिंग्स अप, जो कि मेरे को एकदम से लगा कि जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब कि एकदम से वो काम करने में कूद पड़ना, जो कि मैंने इस क्वेश्चन के अप्रोच में करा। तो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच आई कुड अवॉइड डूइंग रॉन्ग। तो जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है हमारे पास अब क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें हमारा ये पहला वाली गलत हो गया है। एजुकेशन इज़ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड डैश सोसाइटी। अब यार मेरे को लगा कि मतलब ये थोड़ा सा ना मेरे को ऑप्शंस अजीब से लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को जनरली समझ नहीं आई ये ऑप्शंस क्या है। तो इक्विटेबल एंड मैंने सच सोसाइटी कर दिया, पर इसका आंसर मेरे को खुद पता नहीं, शायद जस्ट है। तो ये हाँ यार ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम पे, तो मैंने ये गलत कर दिया। इसका मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता कि आगे मैं सही करता या नहीं करता। मैं उन क्वेश्चंस को सही लगा रहा हूँ जो कि अगर मैं किसी और अच्छे माइंड फ्रेम में होता है, फिर सही लॉजिक लगाता है थोड़ा और उस क्वेश्चन को टाइम देता, तो शायद सही कर देता। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आप किसी भी माइंड सेट या अप्रोच से चले जाओ, आपको वो चीज़ नहीं आती तो नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर था द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ अ फैमिली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर डिसरप्शन मेरे को सही नहीं लगा, स्ट्रेंथ के साथ कोहिजन होना चाहिए था शायद, मेरे हिसाब से कोहिजन इसका आंसर है। हाँ, तो इंट्रूजन नहीं होता, डिसरप्शन नहीं होता, कोमोशन का मेरे को मतलब याद नहीं था। कोहिजन मेरे को उस टाइम पे पता नहीं क्यों नेगेटिव साउंड करा था, जबकि ये शायद साथ में रहना होता है। कोहिजन मतलब इसका कुछ मिलकर रहना होता है, बट मेरे को उस टाइम पे शायद कुछ नेगेटिव वाला क्यों लगा मेरे को, आई डोंट नो। बट हाँ ये मैं अगर थोड़ा और जान देता कर देता। कोमोशन मतलब मेरे को नहीं पता था जनरली। कोमोशन मतलब यहाँ आप देख सकते हैं हंगामा होता है, तो हाँ कोहिजन वुड बी द राइट आंसर। अगर मेरे को उस टाइम पे होता कि कोहिजन वाज नॉट इन द नेगेटिव सेंस और इसका मतलब होता है यूनाइटेड वगैरह रखना, देन आई वुड डेफिनेटली चूज़ कोहिजन। तो ये भी एक क्वेश्चन जो था मैं सही कर सकता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंग्लिश में ही हमारे पास 5 जो है अभी तो क्वेश्चंस निकला है, और अभी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 93। तो यार इसके लिए आपको पूरा ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा, और आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा सही करा था यार, इसमें 7% लोगों ने सही कर रखा है, तो आई थिंक ये तो जेन्युइन वाली मिस्टेक है, इसमें मैं दोबारा भी करता तो इसको अवॉइड नहीं कर पाता। आई थिंक मैंने इसको क्या करता, मैंने ये वाला आंसर करता, नहीं ऊपर वाला करना था, ये आना था, ठीक है। तो यार इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए, तो वो तो पैसेज टू पैसेज डिफर करता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यार ये जो 2 वर्ड से मैंने छोड़ दिए थे, इनका मेरे को मतलब नहीं पता थे। अब मैंने पहला जो मैंने राउंड करा था, जब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा था, तब मैंने इनको मार्क फॉर रिव्यू करके टिक कर दिया था। अब मैंने एक्विजिटिव का क्या लगाया था, मैंने ऑस्ट्रियर लगाया था। अब मैंने क्या सेंस से लगाया था और क्या इसका आंसर है, मेरे को वैसे मैंने आंसर चेक नहीं करा है, वैसे यहाँ पर हमें एंटोनी बताना है। तो पता नहीं यार, मतलब मैंने एक्विजिटिव मतलब मेरे को नहीं पता था जनरली। मिजरली फ्रूगल मेरे को थोड़े एक सेंस में लग रहे थे। आर्डेंट मतलब होता है ज़िद्दी, तो मेरे को लगा ऑस्ट्रियर मतलब शायद स्ट्रिक्ट होता है, तो मैंने ये सोच के ऑस्ट्रियर कर देता। ओह ये सही होता भाई। तो एक्विजिटिव मतलब होता है मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्वायर और पोजेस मोर। तो आर्डेंट मतलब तो नहीं होता, ये ज़िद्दी होता है। ऑस्टियर मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब वो एक टाइप से आप समझ लो कि अपने डिज़ायर्स पे जो कंट्रोल लगा के रखता है, अपने ऊपर डिसिप्लिन बना के रखता है, स्ट्रिक्ट रहता है, तो उसे ऑस्टियर हम कहते हैं। तो ये इसका एंटोनिम हो जाता है, जो कि मैंने पता नहीं क्यों मैंने बस ऐसे लगाया था। वो होता है ना कई बार तुक्के लग जाते हैं, बट बाद में मैंने कहा यार छोड़ो यार, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, मैं ज़बरदस्ती तुक्के क्यों लगाऊँ, और मैंने छोड़ दिया बट ये मेरा सही हो जाता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं आपके साथ कि आप जिन क्वेश्चंस को सोचते हो कि यार ये तो गलत हो जाएगा, आप उसको सही मार्क कर रहे होते हो, तुक्के में से सही मार्क कर रहे होते हो, आप छोड़ देते हो,
और बाकी क्वेश्चंस पे जहाँ पर आप गेस लेते हो वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोचे चलता हूँ कि यार 100 के 100 क्वेश्चंस इंग्लिश में अटेम्प्ट करूँ, भले ही तुक्का हो। मेरे को लग रहा है तो मैं थोड़ा अपने गट के साथ जाता हूँ, बट यहाँ पर मैं अपने गट के साथ नहीं गया और ये मेरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ। अब जो ये एनालॉग है यहाँ पर इसका मैंने डिफरेंस करा था, पहले आंसर देख लेते हैं, मेरे को आंसर जनरली नहीं पता इसका। ये लो, ये भी सही होता। अबे यार फ्री के नंबर मिल जाते हैं, 2 नंबर। मैंने जेनुअली बता रहा हूँ, मैंने जेनुअली दोनों में यही लगाया था और उसके बाद मेरे को लगा यार क्यों पंगे ले रहा हूँ, हटा देता हूँ। इन दोनों के मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके लगाया था और हटा दी दोनों के। अगर ये दोनों कर देता 2 और ठीक हो जाते, मेरे 2 नंबर और बढ़ जाते। क्या कर रहा हूँ इसमें, नोट्स निकालना ना। अगर मैं अपनी गट के साथ जाता और ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेता तो फ़ायदा हो जाता है यार। आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिल रहा है और गलत करने पे 0.25 मिल रहा है। तो यानी कि आपको 4 क्वेश्चन अगर आप उस पर एस्टिमेटेड गेस लगा रहे हो तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे और 1 सही करोगे तब जाके आप न्यूट्रल हो जाओगे। तो मतलब अगर आपका 1 भी तुक्का सही लगता है और 2 आपके क्वेश्चन गलत होते हैं आप तब भी प्रॉफिट में जा रहे हो, 3 होते हैं तब भी आप प्रॉफिट में जा रहे हो। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अगर आपको लग रहा है, अगर बिल्कुल ही 0% आपको आइडिया है, एकदम ब्लाइंड गेस है, तो वो मत करो। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रही है कि हाँ भाई लगा दो। अब मेरा यहाँ पर क्या अप्रोच थी वो बताता हूँ। एनालॉग है, एनालॉग जो होती है घड़ी होती है कि जो उसमें एनालॉग का मेरे को सीधा एंटोनिम आया डिजिटल होना चाहिए इसका, बट बाद में मैंने इसको पढ़ा आपके ऑप्शंस को, तो इसमें कोरिलेट और कॉग्नेट। अब कोरिलेट और कॉग्नेट मेरे को इससे सेंस लग रहा था कुछ कोरिलेशन, मतलब कुछ मिला जुला के जो को करके होते हैं ना, कि जिसमें आपका कॉपरेशन हो, कुछ 2 चीज़ों को मिलाया हो, उससे रिलेटेड मेरे को लगा था। डायलॉग 2 लोगों के बीच में अनुवाद हो रहा हो, तो डिफरेंस मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर अलग ऑप्शन लगा, हट के लगा। तो मैंने डिफरेंस इस माइंडसेट से, इस अप्रोच से मैंने यहाँ पर डिफरेंस सोचा था। बट मैंने बाद में सोचा यार क्या पता कोग्रेट हो जाए, मेरे को कोग्रेट का मतलब नहीं पता था, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर अब मैं चेक करने आया तो मैं कोग्रेट का मतलब भी देख लेता हूँ। हैविंग द सेम लिंग्विस्टिक डेरिवेशन एज अनदर, रिलेटेड और कनेक्टेड। जैसे को के साथ हमें पता चलता है ना, कनेक्टेड या 2 चीज़ों का मिला हुआ, संबंधित करना, म्यूचुअल रिलेशनशिप, कनेक्शन। तो इन दोनों का मतलब सेम था, जो कि मेरी अप्रोच भी थी। को यूज़ हुआ तो कनेक्शन या फिर कुछ मिला जुला कर यहाँ पर मतलब होगा। डायलॉग मतलब पता था संवाद होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस इसका आंसर बनता है। एनालॉग का मतलब होता है जिसमें सिमिलैरिटीज़ हो या फिर इन जनरल कोई चीज़ हो, समानताएं जिसमें हो, ठीक है, तो इसका डिफरेंस होता है। तो मतलब ये 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर मार्क्स इसमें मैं मतलब मिलते मिलते रह गए मेरे। तो ये थी मेरी इंग्लिश की कहानी। अब बाकी हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया। ये अगेन मैंने आपको बोला था स्पीच वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। ये मैं यार आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पर आपको थोड़ा सा टाइम लगा के आराम से करना है, क्योंकि ये एनालाइज अगर आप अच्छे से नहीं करोगे इंग्लिश खासकर, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, तो यहाँ पर आप मात खा जाओगे और मतलब यहीं सारा आपका वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर आपके नंबर बहुत कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पर था कि शी आज व्हाट आई वाज डूइंग हियर या फिर शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। तो मेरे को लगा वांटेड होगा यार, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शी आस्क्ड मी था, तो ये सेंटेंस तो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा, तो मैंने ये कर दिया, तो ये जो कि मेरा सही भी हो गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप गढ़ पे खेलते हो सही हो जाते हो, पर आपको फिर बाद में लगता है कि यार वो तो मैंने सही करा था, वो तो मेरी नॉलेज है, बट आपको वो आके ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो आपने कौन सी गढ़ पे खेला था, कौन सी अप्रोच लेकर खेला था। वी बिलीव दैट विजिटिंग शिमला इज़ द बेटर थेरेपी फॉर यू। अब इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल था कि यार इसमें क्या होगा, विजिटिंग शिमला वुड बी द बेटर थेरेपी फॉर यू होगा या फिर विजिटिंग शिमला इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर यू हुआ। तो मैंने यहाँ बेटर, मेरे को लगा कि यार बेटर किससे बेटर, तो यहाँ पर बेटर की कोई सेंस नहीं लगी, इसलिए मैंने यहाँ बेटर की जगह इसको चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर बेस्ट थेरेपी आना था, ठीक है। इसमें मेरे को सोचने में टाइम लग गया, अभी तो मैंने आपको फटाफट बता दिया क्योंकि अब सही हो गया ना वो। हाँ ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, जंबल है, जंबल में कई बार टाइम लग जाता है। थक गया यार इतना बोल बोल के। तो यार आप देख रहे हो जैसे मैंने ये पूरी वीडियो बनाई, तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो मैं आगे बनाऊंगा। अगर आपको लगे कि नहीं यार इतनी हेल्पफुल नहीं थी, तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और तरीके से जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके वो करूँ, ये चीज़ ना करूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यार ये क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा इस इंग्लिश के पेपर का। इसमें था बैरन। अब बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, इसका एंटोनिम बताना था। अब यार आप सोचो कि यार बैरन का एंटोनिम तो फर्टाइल होता है, और यहाँ पर तो बिलीव, ग्रम्बल्ड, ग्लांसिंग, कंजेस्टेड। अब बिलीव मतलब सबको पता है, ग्रम्बल्ड मतलब होता है थोड़ा सा उखड़ कर बोलना, जैसे होता है ना चिड़चिड़ा कर बोलना, उखड़ कर बोलना। ग्लांस मतलब होता है देखना।
अब यहाँ पर कंजेस्टेड मैंने क्यों करा, बैरन मतलब होता है खाली एकदम बंजर, जहाँ पर कुछ भी ना हो, कंजेस्टेड मतलब जो भरा हुआ हो, तो इस हिसाब से मैंने कंजेस्टेड लगाया और जो कि मेरा सही हो गया। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरा सही भी हो गया, तो इसलिए और अच्छा लगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, वुड यू, अगेन मैं थोड़े से रूल्स भूल गया था तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वुड यू हैव कम टू द पार्टी इफ़ यू, अरे यार गलत हो गया, वुड यू हैव कम ही कर रहा था मैं, गलती से क्लिक हो गया भाई, आता है मेरे को ये, वुड यू हैव कम टू द पार्टी होता है, ठीक है, इफ़ यू हैड नोन अबाउट इट। तो ये सिंपल सा रूल था, इस अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी तो उनको सेंस से भी वो लगा लेंगे इसे। अब यार यही होता है ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो तो आप इतने टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो आपके सेंस में आ जाता है। यही अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो आपको रूल्स याद करने में, उसकी प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर आप मेहनत करते हो तो यार ऑब्वियसली मेहनती बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी एसओ एन एम निकालते हैं, आपका ग्रेड सी स्टेनो में भी निकालते हैं एम। तो मतलब यार ये तो कहने की बात है, हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम, ऑब्वियसली आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट अगर आपने मेहनत करी तो आप इंग्लिश वालों से ऊपर लेवल पे जा सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ रहे हैं कि हम तो बेटर हैं, है ना। तो कई बार उस चीज़ में इंसान कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होती है। आप मेहनत ज़्यादा करते हो तो मेहनत का फल तो आपको फिर मिलता ही है। स्काई ग्रू डार्क, अब यार इसमें मैंने सोचा था, बाकी मैंने इसमें सारे ऑप्शंस लगा के देख रहा था, सडनली, सीरियसली, सिंपली, सीवियरली, तो मेरे को सबसे ज़्यादा सडनली लगा तो मैंने उसको लगा दिया, बट जब मैं लगा रहा था तो मेरे को थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया था। बाकी सच सही थे क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, फटाफट देख लेते हैं जिसमें टाइम लगा हो। ये इसमें बहुत टाइम लग गया, ये क्या है, हाँ ये यार क्लोज टेस्ट था, तो ये क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ये पर्टिकुलर वाला जो मेरे को अजीब सा लग रहा है, ड्यूरिंग द पास्ट 3 months द टी प्राइजेज हैव बीन डैश विद द प्राइजेज ऑफ अदर कंपनीज। अब यार अलाइनिंग, फेवरिंग, ये तो सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। एनकाउंटरिंग तो बिल्कुल ही मेरे को अजीब सा लग रहा था, तो मैंने इसको एलिमिनेट ही कर दिया। काउंटरिंग इसका अपोजिट हो गया, काउंटर करना होता है ना कि उसके अपोजिट में बोलना है या फिर उसको काउंटर करना, वो जो बोल रहा है उसको उसके अगेंस्ट में बोलना है या फिर उसके प्राइस के आसपास बोलना, मतलब वो होता है ना काउंटर क्वेश्चंस, या फिर उसने मेरे को एक प्राइस बताया, मैंने उसको काउंटर करा, उससे सवाल जवाब करे, ऐसे टाइप का आप समझ सकते हैं जो मैंने आइडिया लगाया था पेपर करते समय। तो मैंने कहा यार कि इसका मेरे को जो लग रहा है, मैंने बहुत सोचा, लेजिट इस पर मैंने बहुत टाइम लगाया, तो मेरे को ना इसका फेवरिंग लगा था, नहीं सॉरी अलाइनिंग लगा था। लो अब मैंने इस बारी में दूसरा आंसर लगा दिया, अलाइनिंग मैंने उस टाइम पे सोचा था जो कि सही बताया, इस बारी मैंने फेवरिंग लगा दिया। तो ये क्वेश्चन जो था ये काफ़ी डाउटफुल था, हो सकता है अगर मैं दोबारा करता तो मैं शायद गलत कर देता, जो कि मैंने अभी आपके सामने करा गलत। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगा के और थोड़ा सा टाइम लगा के अटैम्प्ट करा करो, लास्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा करो उसको, उस टाइम पर मत करा करो। ये मेरे को कंफर्म था कि इसमें अप ट्रेंड आएगा, तो ये थोड़ा सा आप पैसेज के हिसाब से पढ़ लेना, पर ये थोड़ा सा मेरे को क्लोजेस्ट मुश्किल लगा, इसलिए इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। अगेन ये उसी का था, पर ये फिर भी काफ़ी उससे सिंपलर था जो पिछले वाले थे, बाकी तो नॉर्मल थे, इनमें इतना सच कोई इशू नहीं रहा। ये तो मेरा गलती हो गया, ये पैसेज में तो देखो टाइम लगता है पैसेज पढ़ने में ना पूरा, मैं और आराम से पढ़ता हूँ उसको, मैं जल्दबाजी नहीं करता, तो मैंने पैसेज को पढ़ा तो उसमें स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में टाइम लग गया। तो दिस वाज इट यार, हाँ इंग्लिश भी हो गई। अब जीके की बात करते हैं यार। जीके मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रखा है, इट इज़ नॉट माय फोर्टे, जो मेरे को चीज़ें नॉलेज आती थी वो मैंने कर दी, कुछ मैंने तुक्के लगाए और मेरे 18.5 नंबर आ गए, जो कि मेरे को लगता है 25 तक मेरे को लेकर जाना चाहिए किसी भी हालत में, तो उसको भी फटाफट हम टैकल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पता था मेरे को फ्रांस नहीं है, यहाँ पर US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वो है जापान। यहाँ पर आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट पता था। इसमें यार मेरे को मैंगो डाउट हो रहा था, पर मैंने पता नहीं क्यों लगाया नहीं, जबकि मैंने बाकी और काफ़ी क्वेश्चन में तुक्के भेड़े थे, पर मेरे को इसमें भेड़ देना चाहिए था। मैंगो एज द राइट ऑप्शन, जो मैंने नहीं करा। ये केमिकल पता था। ऑयल रिवर, यार देखो नाइल के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था, ब्रह्मपुत्र के बारे में नहीं सुना था, जम्बेजी निगर में ही कुछ होता, तो मैंने जम्बेजी को कर दिया, पर निगर आंसर था, तो ठीक है, कभी आपका लगेगा कभी नहीं लगेगा। यार ट्विन सिटीज़ का मेरे को आइडिया नहीं था, जो कि काफ़ी मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए था। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अरे यार ये कहाँ अंदर घुस जाते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो आई थिंक जीके का ये क्वेश्चन था जो मेरे को सही करना चाहिए था। इसका आंसर है हैदराबाद, सिकंदराबाद, पर मैंने बेंगलुरु, मैसूरू पता नहीं क्यों कर दिया। मतलब ये क्वेश्चन करना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से ये सही करना चाहिए था मेरे को। ये पता था अटॉर्नी जनरल होता है जो पार्टिसिपेट कर लेता है बिना मेंबर हुए भी, ये स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब ये 2-3 चीज़ें होती है जो आपको पता होती है। अब यार मेरे को ना इसमें 13 ही लग रहा था, पर पता नहीं क्यों, मतलब भंगार खादर में मैं डाउट में आ गया। मेरे को 13 ही, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं क्वेश्चन कर रखा है, ये शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मेरे को उसके हिसाब से लग रहा था 13 ही है, बट मैंने फिर भंगार कर दिया, जो कि आंसर 13 ही होना चाहिए था। तो पता नहीं है, मेरे शायद गलत होता सही होता, मेरे को पता नहीं अगर मैं दोबारा करता तो। बट हाँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि क्या रेपो रेट होगा। क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पर आपके ना इंपोर्ट होते हैं ना एक्सपोर्ट होते हैं, ये उत्तर प्रदेश में होती है।
यार अब मेरे को आई लग रहा था यार 47 में निज़ाम से, मतलब उसी साल इन्होंने कर दिया था, पर इसमें था कि 48 में करा था पुलिस फोर्स के थ्रू, जो हैदराबाद को हमने आज़ादी दिलाई थी निज़ाम से। सो दैट वाज डन इन 1948। आई थिंक ये सही करना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने अभी रिवीजन वगैरह नहीं कर रखी थी, पर अगर कर रखी होती तो शायद मैं इसको सही कर पाता। तो ये इतना पता था यार, ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए था। थोड़ा सा अगर पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को मैं कंसीडर करूँगा कि ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए वाले ना। 52 लोगों ने सही करा है, 52% लोगों ने। यार ये मेरे को एस्ट्रो सेट लग रहा था, ये मैं दोबारा सही नहीं कर पाता अगर मिलता भी मेरे को। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हिम कवच मेरे को पता था, मैंने सुना बताइए। इंडो ग्रीक्स ने अपना नाम लेकर आए थे सबसे पहले कॉइन्स पे। यार डाइंग प्रिंसेस ये पता नहीं था मेरे को, पर अब पता चल गया अजंता केव्स में। ये विली विली पता था, ऑस्ट्रेलिया में होता है। खो खो ये मैंने देखा था। इसका मेरे को आइडिया नहीं था, पर ये भोपाल इसका आंसर है, मैंने बाद में देखा था, चेक करा था। यार पेटा का मेरे को लगा 2003 है, पर इसमें 2000 था, तो पता नहीं है इसका। यार ये मेरा गलत हो गया, ये अगेन ये मैं बोलूँगा कि लैक ऑफ रिवीजन है मेरे, मैंने अभी प्रिपेयर नहीं करा था दोबारा पेपर देने से पहले, तो इसका आंसर मैंने कुछ भी लगा दिया, बट पंचायत होना चाहिए था। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आप गलत करना अवॉइड नहीं कर सकते। यार ये तो मतलब बहुत बेसिक है ना, पार्ट हो गए, शेड्यूल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, मतलब ये तो पॉलिटी का सबसे कोर पार्ट है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। यार ये इजिप्ट मेरे को लग रहा था, पर चाइना था। निमोनिया लंग्स पे इफेक्ट करता है, ये मैंने लॉजिक ये लगाया था कि निमोनिया, मैंने वो मूवी देखी थी रामानुजन जी की, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, तो उनको शायद निमोनिया होता है, तो वो खांसी वगैरह कर रहे होते हैं, तो शायद मैंने उनको खांसी में तो लंग्स ही इफेक्ट होते हैं, तो मैंने उस लॉजिक के हिसाब से ये लगाया था। बट ये अगेन मैं बोलूँगा ये थोड़ा सा मेरा तुक्का टाइप ही था, मैं श्योर नहीं था कि निमोनिया में लंग्स ही होते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम हो गए तीनों आपकी वो गैसेस हैं, जो ये 18 नंबर उस पर आती है ग्रुप नंबर पे, ये मेरे को याद था। यार ये भी पता होना चाहिए था, ये भी बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है। अगर मतलब आपने परमार सर की सीरीज़ करी होती, मतलब रिवाइज करी होती, तो ये मतलब आना चाहिए था। ये मेरे को आइडिया नहीं था, पर इसका आंसर ये है। इम्यूनोलॉजी ये भी आइडिया नहीं था मेरे को बिल्कुल भी। यार ये पता होना चाहिए था, पर मैं भूल गया था। अगर मतलब मैं ये वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अगर मैंने थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करी होती तो मैं इनको आंसर कर पाता। तो यार जीके में तो वो आपको देखो चाहिए ही होता है, आपको रिवीजन वगैरह मल्टीपल रिवीजन चाहिए होती है। ये भी अगेन सिली मिस्टेक कर दी मैंने, लैक ऑफ रिवीजन ही आप इसको समझिए। विक्टोरिया फॉल्स, यार ये नाइल पे नहीं होता। अरे यार ये कॉन्गो की हो गया, नाइल दबा रहा था मैं। ये नाइल पे नहीं होता, जाम्बेजी पे होता है। ठीक है कोई बात नहीं पता था, लगा दिया मैंने। यार ये मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैं भूल गया इसको, ये मैं 12 भूल जाता हूँ जितने भी विटामिन के ऐसे केमिकल नेम्स आते हैं ना। इसका बायोटिन होना था, मैंने पेनोटोथेनिक एसिड कर दिया था, ये बायोटिन होना चाहिए था। मतलब आई थिंक ये भी सही करना चाहिए था अगर मैंने अच्छे से रिवीजन करी होती तो। पर ठीक है यार, जीके में मैं इसको ना सारे कंसीडर नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं गलत करता ही ना। ये सारे मेरे को पता थे, ये नहीं पता था। इसका जोधपुर है, मैंने देखा था आंसर अभी। यार ये भी गलत कर दिया मैंने, ये गलत नहीं होना चाहिए था। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप जो प्रिपेयर कर रहा है, अच्छे से जीके को सीरियस ले रहा है, तो उनको पता होने चाहिए। मेरी जीके कभी 40 नहीं रही है, मेरी मल्टीपल रिविजन्स नहीं लग पाती, तो मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो ये फैक्ट बता रहा हूँ। बट अगर आप एक अच्छी नॉलेज रखते हो पहले से, जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर करे हैं वो मेरी बेसिक नॉलेज जो भी स्कूल वगैरह से या फिर जितने भी मैंने सीखा है अपना बुक्स वगैरह पढ़ के, जो भी अपना रिवीजन वगैरह जो मतलब पहले कभी भी पढ़ा होगा सिलेबस जो भी पढ़ के है तब से आया है। बट जो क्वेश्चंस नहीं दे पाया हूँ उनके आंसर भी मेरे को देने चाहिए थे अगर मैं अच्छे से इनको रिवाइज वगैरह करता तो। यार ये मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था तमाशा नौटंकी रासलीला तो वो उत्तर प्रदेश के होते हैं, बट इसमें था तमाशा तो महाराष्ट्र का होता है, तो इसका मेरे को आइडिया नहीं था। तमिलनाडु का यार मेरे को लगा पोंगल होता, पर इसमें पुथुंड था, तो इसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था अगेन। ये भी प्राइमरी गोल्स मेरे को लगा कि यार पॉवर्टी रिडक्शन होता, पर इसमें ग्रोथ ये वगैरह दे रखा था। तो ठीक है भाई, दिस वॉज इट, दिस वॉज द पेपर। और यहाँ पर अब हम पीछे जाते हैं और एक बार कैलकुलेट दोबारा करते हैं हमारे कितने नंबर और बन सकते थे। तो यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चंस और इनके साथ हमारे 1.25 एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो यानी 6 नंबर हमारे यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, उसके साथ ये 8.25 यहाँ पर हमारे इंग्लिश में बढ़ जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 93.75 इंग्लिश में हो जाते हैं। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोड़ो, मैं इसको 6 ही ले लेता हूँ। 6 क्वेश्चन अगर मैं सही कर देता तो इसमें मेरे 7.5 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। 7.5 बन जाते तो 26 नंबर यहाँ बन जाते हैं। रीजनिंग में मैं 2.5 करता तो ये मेरे 46.25 हो जाते। तो अगर मैं थोड़ा और अच्छे से ध्यान से पेपर करता तो मैं यहाँ पर से अपने कितने 10, इसमें 18.25 आ रहे ना, मैं कह रहा हूँ 18 नहीं, चलो 15 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ा ही लेता ना, अगर मैं थोड़ा और ध्यान से करता 15.25 कर लेते इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 163 नंबर बन जाते हैं, यानी 160 प्लस नंबर बन जाते हैं। मैंने जीके को यहाँ पर थोड़ा सा लीनियंट रखा कि हर चीज़ तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता था और हर चीज़ मैं याद भी नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस को हटा के सिर्फ 6 क्वेश्चंस को कंसिडर करा है, जो कि जबकि मेरे को अगर मैं अच्छे से कर रहा हूँ तो मेरे को 8 क्वेश्चन आने चाहिए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लीनियंसी भी कर रहा हूँ। इंग्लिश और रीजनिंग में मेरे हिसाब से ये तो सारे होने ही चाहिए थे, अगर इतना भी नहीं करूँगा तो यार फिर कितना ही करूँगा, ठीक है। तो हाँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरे 160 प्लस नंबर आ जाते हैं अगर मैं थोड़ा सा और अपना ध्यान से करता। 163 नंबर बन जाते अगर मैं अपना ये 15 नंबर्स को किसी तरीके से लेने में हासिल करने में सफल हो पाता। तो आपको पता चला कि यार ऑल दो मेरे 147.75 यानी कि 148 के करीब मेरे नंबर आए हैं, बट ईजिली मैं 15 नंबर और बढ़ा सकता था अगर मैं थोड़ा सा और रिवीजन करता और अच्छे तरीके से करता। और ये जो मैंने एनालिसिस करा है इसलिए करा कि ये जो मिस्टेक्स मैंने इसमें करी है वो मैं अगले सेट में ना करूँ। अब क्या होगा कि मैं अगले सेट जो करूँगा उसमें मेरे 163 नंबर आएंगे, जी नहीं, उसमें शायद मेरे 152 आए, 153 आए, 155 आए, उसमें जो सेट ऑफ मिस्टेक्स होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये ऐसे 3-4 आप जब मॉक्स करोगे और आपकी एक पैटर्न निकलेगा ना मिस्टेक्स का, फिर उसके बाद जो आप छठे मॉक टेस्ट से जो आप कर पाओगे उसमें आप अगर अच्छे से एनालाइज कर रहे हो अपनी मिस्टेक्स को और रिवीजन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली, तो उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके आप जो अपना स्कोर है वो एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव कर पाओगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली हो। आप अपना फीडबैक ज़रूर वीडियो में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बस यार पढ़ते रहो, सीखते रहो और आप अपने इस मॉक टेस्ट के स्कोर्स भी बताना है कमेंट्स में, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका पेपर आने वाला है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।